बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। ये कबूलियत और मकबूलियत वाली बात जिसने भी की है बड़े मज़े की ही है। कबूलियत होना पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम है। 76 ईयर से हम शायद कबूलियत वाले मिसरे पे ही चल रहे हैं, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया बड़ा इन हो चुका है, लोगों को थोड़ी सी सियासत की समझ आ चुकी है, तो इस कबूलियत के साथ मकबूलियत वाला बयानिया भी बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा जिस सियासतदान को कबूलियत मिली है और वो लाडला +2 होने जा रहा है, उनके पास इस वक्त कोई मकबूल बयानिया नहीं है जिसे अवाम कबूलियत का दर्जा दे सके। और इसमें जो पहले कबूलियत वाला बयानिया आया था वो आया था कि मैं उन सब लोगों का एहतसाब करूंगा जिनकी वजह से मैं बाहर निकाला गया हूं या सिस्टम से निकाला गया। उस सिस्टम से निकालने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। सादिक और अमीन की जो शिक थी और उसमें ये बात कही गई कि ना अहली ता उम्र ता हयात होगी। तो जनाब पहले भी हम अपने प्रोग्राम्स में कह चुके हैं, बतौर सहाफ़ी मैं ये नहीं समझती और कानूनी तौर पर भी ये गलत है कि किसी को भी ना अहली ताउम्र की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी एक फैसला था और वो फैसला हो गया। पीडीएम की हुकूमत ने जाते जाते इलेक्शन एक्ट में तरमीम की और तरमीम के साथ ये भी कहा गया कि किसी भी शख्स की अहली जो है ना अहली जो है वो ताउम्र नहीं हो सकती, 5 साल की हो सकती है। जनाब उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आता है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जो पार्लियामेंट है वो सुपीरियर है। पार्लियामेंट जब सुपीरियर है तो पार्लियामेंट ने ये कह दिया था कि 5 साल की नए अहली इनफ है। उसके बाद ये बयानिया और ये चीजें सामने आई जिस पे मुस्लिम लीग नून बड़ी खुश हो रही थी कि चूंकि 5 साल गुजर चुके हैं लिहाजा नवाज शरीफ साहब की अहली ना अहली वाला मामला तो यूं ही खत्म हो चुका है। लेकिन साथ साथ ये भी एक बारीक बीनी से सोचने वाली बात है कि काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला फैसला हुआ उसमें ये भी कहा गया कि इससे पहले जो फैसले हुए हैं ये कानून उस पर लागू नहीं होता है, ये उसके बाद वाले कवानीन पर लागू होता है। इस वक्त पीटीआई के साबिक चेयरमैन की नाअहली को तो बड़ा पुरजोर तरीके से बात की जा रही है कि जनाब उनकी नाअहली हुई है, जबकि उनकी नाअहली हुई नहीं थी। एक सजा थी जिसको मुअत्तल कर दिया गया था और वो भी पक्की सजा नहीं सुनाई गई थी। वो भी एक फैसला था जिसकी जेर फैसला ये दिया गया था कि चूंकि 62 पे पूरे नहीं उतर रहे हैं साबिक चेयरमैन पीटीआई, लिहाजा उनको नाअहली होगी, लेकिन कोई फैसला सामने नहीं आया था। जबकि नवाज शरीफ के मामले में खेल बिल्कुल मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई थी और उस पर भी फैसला नहीं सुनाया गया कि होगा क्या। इत्तलात के मुताबिक बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है वो 5 रुकनी बेंच बैठने वाला है जो बारीक बीनी से इस बात का जिक्र करेगा, इस बात पे बहस होगी कि आया नवाज शरीफ साहब की नाअहली है या नहीं है। इंतखाबात सर पे खड़े हुए हैं, 8 फरवरी और इलेक्शन कंपेन्स में होगी, हल्का बंदियां हो चुकी हैं और बहुत जल्द जो है ये चीजें सामने नजर आएंगी। ग्राउंड में इस वक्त कौन नजर आ रहा है? ग्राउंड में नजर आ रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिनके बारे में खुद जरदारी साहब ये कह चुके हैं कि असल पार्टी मेरी है, बिलावल की पार्टी नहीं है। बिलावल जितनी भी अभी कैंपेन्स चला रहे हैं ग्राउंड में हकीकी तौर पे सिर्फ बिलावल भुट्टो ही वो सियासतदान है जो कि इस वक्त आपको केपी के जैसी जगह पे भी नजर आ रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा थ्रेट है कि कुछ भी हो सकता है। पंजाब में तो थ्रेट की सूरत हाल है ही, पहले भी हमने प्रोग्राम में कही थी कि ये बड़ी ऑथेंटिक बात है और इसको इंटेलिजेंस इदारे भी बता रहे हैं कि अगर पंजाब में कैंपेन का सिलसिला हुआ तो वहां पे कोई ऐसी बात हो सकती है जो ना खुशगवार हम कह सकते हैं, जो हम 2007-8 में भी हम देख चुके हैं। खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन फिर बहरहाल एक सिक्योरिटी थ्रेट जरूर है। केपी में ही मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उनके अपने ही वालिद ये बयान दे चुके हैं कि असल पार्टी वो है जिस पे मैं हूं। ये 4 पीपी और 3 पीपी वाला सिलसिला बाकी है और साथ ही साथ प्रोग्राम में जो डिस्कस करेंगे वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की नाअहली को भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद होंगे नदीम मौलवी साहब, आप तजियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और हमें कॉल पे ज्वाइन करेंगे मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब पीपल्स पार्टी से। सबसे पहले नदीम बाकी मौलवी साहब की तरफ चलते हैं। नदीम बाकी मौलवी साहब, सबसे पहले नवाज शरीफ साहब का कॉन्फिडेंस दीदनी है, जाहिर सी बात है हर तरफ से उनको ग्रीन चिट मिल चुकी है, तो आपको लगता है कि नाअहली वाला मामला भी हवा में उड़ जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की कवानीन में है राइट ऑफ अपील। चाहे किसी भी दौर की आप बात करें वो पाकिस्तान के आर्टिकल में लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे कि जनाब नवाज शरीफ को जो सज़ा हुई थी वो उसकी मुद्दत और क्या वो सही हुई थी या गलत हुई थी। बहरहाल जब कोई भी सज़ा होती है और जजमेंट आती है तो उस सज़ा को हम आवाम और मुल्क के पाकिस्तान के जो कानून है वो उसे मानती है और उस वक्त के कानून के मुताबिक उनको सज़ा हुई
और आपने देखा वो जेल भी गए। अब हम बात करेंगे कि यही बात अगर हम इमरान खान साहब के लिए कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब को मौजूदा कवानीन के हिसाब से अदालत सजा देती है तो इमरान खान साहब को भी मानना पड़ेगा। फिर अब हम बात करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। जैसे कि नवाज शरीफ ने कहा, अभी आके उन्होंने कहा कि जी मेरे साथ तो नाइंसाफी हुई है, कानून का दरवाजा खटखटाया, जिसे हम कहते हैं राइट ऑफ अपील। हो सकता है इमरान खान साहब भी कुछ अरसे बाद कानून का दरवाजा खटखटाए इन राइट ऑफ अपील। तो ये तो एक सिलसिला है जो कि हमें एज अ कॉम सोचना पड़ेगा कि साबिक पीटीआई के खिलाफ कोई ऐसा बाकायदा जो है वो फैसला नहीं हुआ जिस पे वो आप जो कह रहे हैं कि कानून का दरवाजा खटखटाया जाएगा जा सकता है। और नवाज शरीफ साहब जो हम ये कहते हैं कि जनाब वो अपील कर सकते हैं, तो वो जो जेल की सलाखों के पीछे गए थे वो ना अहली की वजह से नहीं गए थे, वो ना वो जिन वजूहात की वजह से सजा दी गई थी उसके मुताबिक गए थे। जी बिल्कुल। अब देखिए ये फैसला करना कि आगे आने वाले दिनों में या मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए कि किन को इजाजत दी जाएगी इलेक्शन में, किन को बरी की जाएगी, किन को मजलूम कहा जाएगा, किसको मुजरिम कहा जाएगा, ये तो अदालत ही कह सकती है। अवाम, जब हम बातें कर रहे होते हैं, अवाम एक अपनी तौर पे एक सोच बना लेती है जो कि मुल्क के लिए बहुत बुरा है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हम सियासी सोच को लेके अपनी सोच बनाते हैं। जाहिर है जो इमरान खान साहब वाले जितने भी लोग होंगे वो कहेंगे जनाब ये जुल्म हो रहा है, नवाज शरीफ साहब वाले कहेंगे हमारे साथ जुल्म हुआ। तो ये जो मीडिया पे बैठ के एक बयानियां देते हैं और लोगों का जहन बन जाता है, और ये जहन कैसे बनता है कि हर पार्टी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही होती है, जबकि ये जो सिलसिला है जजमेंट का, ये किसी सियासत के अंदर नहीं होता। ये आप देखें बाकायदा जजमेंट होती है, चाहे पिछली हुकूमत की जजेस की बात करें या इस दफा की जजेस की बात करें, बाकायदा पैनल बैठता है। तो ये जो फैसले होते हैं जिसकी वजह से मुल्क को पहले भी नुकसान पहुंचा है, आज भी नुकसान पहुंचा और आइंदा आने वाले दिनों में इलेक्शन में भी नुकसान पहुंच सकता है। तो यहां पर अवाम को यह चाहिए कि जो अदलिया का फैसला आता है, जो कोर्ट हियरिंग्स होती है, उसको सुने और फिर उसके मुताबिक देखिए। अगर हम बात करते हैं ना इंडिपेंडेंट कंट्री की, जैसे अगर हम अभी मौजूदा जो नदीम बाकी मौलवी साहब यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूंगी, जो राइट ऑफ अपील है बिल्कुल मौजूद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया था तो उसके बाद भी बहुत दफ़ा ये अपील हो चुकी है, और ये ऐसा नहीं कि इस पे बात पहले नहीं हुई है। अगर इसी तरह से अपील सब मामला पे होने लगी, ठीक है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद हम ये कह सकते हैं कि अपील हो सकती है, लेकिन ऐसे कितने केसेस हैं जो अपील पे जाएंगे? क्या तमाम लोगों के केसेस को इतनी फुर्ती से निपटाया जाएगा जिस तरह से इस वक्त नवाज शरीफ साहब के केसेस को निपटाया जा रहा है? ये निपटाया जाना चाहिए। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि जी इलेक्शंस हो, पार्लियामेंट में लोग बैठे, कानून बनाएं, और फिर उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्यों कहते हैं डेमोक्रेसी? हम क्यों कहते हैं जी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए। वजह यही है हमारे यहाँ क्या है कि हम डेमोक्रेसी का नारा तो मारते हैं। इस वक्त तो कोई पार्लियामेंट मौजूद ही नहीं है, आपको पता है कि कौन फैसला करेगा यहाँ पे इस वक्त बैठा हुआ? अगर कोई फैसला करेगा अभी तो देखिए, अभी जो हुकूमत है ये आर्जी हुकूमत है, मगर जो कानून बन चुके हैं उसके मुताबिक जजेस फैसला करेंगे। अब हमें ये फोकस करना है कि जनाब के आगे आने वाले दिनों में जो भी इलेक्शंस में आते हैं, चाहे जो भी है, जो अदलिया फैसला करती है, उसके मुताबिक हमें देखना पड़ेगा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, कि पार्टी के मेरिट्स क्या है, पार्टी किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से कारकर्दगी रही है। हमें इन बातों को फोकस लेके करना पड़ेगा। ठीक है जनाब, और इसी बात की मेरे माजरत चाहता हूँ कता कलामी, यही आसिफ अली जरदारी साहब ने आज बयान दिया। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा जैसे हालात होंगे उस हालात के मुताबिक हम काम करेंगे। तो देखिए, इनकी बहुत अच्छी आज की स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा चाहे वो इलेक्शंस हो, चाहे कुछ भी हो, हालात को आने दे, हालात के हिसाब से हम बयान भी देंगे, काम भी करेंगे। ठीक है जनाब, जहाँ का रुख हो वहाँ पे चल पड़ो। तो ये वाला सिलसिला मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासत में होना नहीं चाहिए कि रुख जहाँ पे हवा का चल रहा है आप उसी जगह चलते रहें। तो फिर तब्दीली किस चीज़ की और नई सियासत किस चीज़ की? अगर जरदारी साहब के बयान की इतनी बात की जा रही है तो जरदारी साहब के बयान में और फिर उनके साहबजादे के बयान में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो साफ ये कहते हैं जनाब कि मैं पहली वाली सियासत नहीं करना चाहता। और जहाँ तक ये बात होती है कि जो पार्टी जितना अच्छा डिलीवर कर रही है उसके पहले की चीज़ों को लेके आगे
फैसला करना है तो जनाब ये भी सोचना चाहिए कि 16 माह अगर कोई कहता है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं किसकी गवर्नमेंट है, तो 16 माह अगर वो बयानी में ये लेके आते हैं नवाज शरीफ साहब की नया बयानिया जो है इकोनॉमी को बेहतर बनाने का, तो 16 महीने कौन बैठा हुआ था जो इकोनॉमी को बेहतर नहीं बना सका? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब मेरे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम में, आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, सबसे पहले तो आपसे एक ये सवाल ज़रूरी है कि नाअहली वाले मामले में आपकी पार्टी का बड़ा साफ मौक़िफ़ रहा है कि किसी की भी नाअहली नहीं होनी चाहिए, गलत है, किसी को भी सियासी धारे से बाहर नहीं होना चाहिए। और पीपल्स पार्टी की ये बड़ी अच्छी बात रही है कि अपने सियासी मुखालिफिन के लिए भी हमेशा बेहतर बयान दिए। लेकिन एक कानूनी हैसियत भी होती है और कानूनी तौर पर नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं और उनके जिस तरह से अभी रास्ते खोले जा रहे हैं, फ़िलहाल अभी तक तो शायद उनकी पार्टी भी संगीनी का इस बात का अंदाजा नहीं लगा रही है कि अभी तक वो कानूनी तौर पे अहल नहीं हुए कि वो सीट पे बैठ सके। किस तरह से देखते हैं इस मामले को? देखिए सर, बात यह है कि पॉलिटिक्स में, सियासत में आप जब भी कोई फैसला लेते हैं तो आपने ये सोच के लेना चाहिए कि आप उसको फिर बाद में आगे चल के 3 साल या 5 साल बाद या 10 साल बाद उसको जस्टिफाई कर सकें। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि अगर तो यही मयार इंसाफ का पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए भी हो तो बिल्कुल हमारे लिए काबिल कबूल होगा। हम कभी किसी के लिए एतराज़ नहीं करेंगे, हमारी चाहे सियासी मुखालफत हो, लेकिन हम कभी भी एतराज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगों के केसेस नस्ल दर नस्ल चल रहे होते हैं और वो बेचारे, उनको इंसाफ नहीं मिल पाता और वो लोग मजलूम जो मैं एग्जैक्टली यही बात करना चाह रही थी मुस्तफा, क्योंकि आपके लीडर ने 11 साल सजा भुगती है, यानी कि 11 साल से सजा भुगती है। उसके केसेस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये एक अलग कहानी है, लेकिन 11 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। बिल्कुल। तो हमने वो जो सख्तियां, हमारी जो शहीद कायद थी, उन्होंने सखर जेल में जो उनको जिस सेल में रखा गया था उसकी जब आप अगर हिस्ट्री निकाल के देखें तो मेरे ख्याल में वो आप एज अ वुमन आप भी कहेंगे कि वाकई में एक बहादुरी की एक मिसाल थी कि उनको बहुत मुश्किल हालात में रखा गया, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने डील नहीं की, वो उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने फेस किया। और वो जो चैलेंजेस थे, मेरे ख्याल में ना वो चैलेंजेस PMLN ने देखे हैं, ना वो PTI जो आज रो रही है, ना उन्होंने वो चैलेंजेस देखे हैं। हमारे तो कारकुनों को, जहांगीर बदर साहब जो जिनका इंतकाल हो गया, उनको भुट्टो साहब के सामने वाले सेल में कोड़े मारे गए थे और भुट्टो साहब एज ए लीडर बर्दाश्त कर रहे थे कि उनके एक नौजवान वर्कर को कोड़े मारे जा रहे हैं। उन्होंने वो वक्त भी देखा है। तो हमारे वर्कर्स, हमारे जो पार्टी के जो लोग थे जिन्होंने जाने दिए हैं, उन्होंने कभी भी अपने आप को रेड लाइन क्रॉस नहीं की। उन्होंने हमेशा जमहूरियत को ही एक इंतकाम बनाया कि हम उस तसलसल को, जब मोहतरमा पहली दफा वजीर आजम बनी, उन्होंने कहा मैंने अब रिवेंज लिया अपने वालिद साहब की शहादत का। तो उनका जो पॉलिसी थी, उनकी जो तरीकेकार था, वो रिवेंजफुल नहीं था। और ना ही जो जिस तरह मियां साहब जिस तरह उनको एक रेड कारपेट मिल रहा है कि वो केसेस खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, आज अगर उनको नाअहली भी उनकी खत्म हो जाती है किसी तरीके से, हमें नहीं पता, हो भी सकता है, पाकिस्तान में यहाँ पे तो कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन तो वक्त भी तो बहुत कम है। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, इतने कम वक्त में इतनी जल्दी ये फैसला, बड़ा बारीक काम है ना ये, कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ये कहता है कि जनाब पहले वाले केसेस को हम नहीं देख रहे हैं, हम तो नए वाले, ठीक है मान लिया पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन वो उस वक्त से है जबकि काजी फाइज ईसा ने जो है वो फैसला सुनाया था, उससे पहले वाले केसेस पे वो लागू नहीं होता है। और नवाज शरीफ का केस जो है वो पहले का केस है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो उनसे पहले केसेस पे लागू नहीं होगा, जिसकी वजह से ही जब तक पार्लियामेंट फंक्शन नहीं होगी, इलेक्शंस नहीं होंगे, उसके बाद एक जाहिर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस आएगा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आएगा, फिर उस पर अगर मजीद कानून साजी होती है तो वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल तो कानूनी तौर पे मियां साहब के लिए मेरे ख्याल में गुड न्यूज नहीं है। उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। और मेरे ख्याल में देखें ना, पीपल्स पार्टी में भी जब एक दौर आया जब गिलानी साहब को हटाया गया, तो राजा परवेज अशरफ साहब एज अ पीपल्स पार्टी के एक वर्कर के हैसियत से, वो भी, उनको भी पीपल्स पार्टी ने प्रोजेक्ट किया और उनको एक मौका दिया। तो दोनों ही प्राइम मिनिस्टर वर्कर थे। हमने तो जिद नहीं मानी थी कि इसमें कोई वजीर आजम भुट्टो होगा या वजीर आजम कोई जरदारी होगा। हमने तो कहा था जो भी वजीर आजम होगा जो मेरिट पे हो और जो पीपल्स पार्टी का मुखलिस कारकुन हो, तो वही मिसाल मेरे ख्याल में मियां साहब को देनी चाहिए। अगर उनकी जगह नहीं बन रही है तो वो लेके आए, और इस दफा मेरे ख्याल में वो अपने भाई से हटके अगर सोचें तो ज्यादा बेहतर होगा उनकी पार्टी के लिए। आपको लगता है कि वो अपने भाई से हटके सोचेंगे कुछ?
बस यही डिलेमा है इसमें से ना कि उनको विद इन द हाउस अगर हर चीज फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उनको घर में मिल रही है और सीएम शिप और प्राइम मिनिस्टरशिप भी घर पे ही मिलेगी, तो फिर ये पब्लिक ज्यादा देर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। पंजाब की आवाम मेरे ख्याल में एक समझदार बाशऊर अवाम है, वो इस तरह जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी इन चीजों को, जिसकी वजह से हम अपने आप को अवाम की तरफ रुझान हमारा है। आपने देखा चेयरमैन साहब ने जो केपीके में कोई जा नहीं पा रहा, वहां पे उन्होंने इलाकों में शांगला में, लोअर दीर में, यहाँ पे जाके उन्होंने जबरदस्त किस्म का जलसा किया और उनको अवाम ने भी एक्सेप्ट किया, वहां की अवाम ने। और उनकी जो, क्योंकि आपको तो पता है जरदारी साहब ने आज एक और इंटरव्यू में यही कहा है कि पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग हैं जो आज जैसे कहीं किसी और पार्टी में भी अगर चले जाते हैं, तो ग्रास रूट जो नर्सरी रही है ना लोगों की सियासी, वो पीपल्स पार्टी रही है, सीख के इसी पार्टी से गए हैं। तो आज भी अगर केपीके में कोई दूसरी पार्टी में चला गया था एक जमाने में, नहीं, मैं मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, आप मेरे साथ प्रोग्राम ही रहेंगे इस वक्त। मैं केपी में बाद में आऊंगी, पहले पंजाब में ही आप कर लें। आपने कहा कि पंजाब के अवाम जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे अगर, चूंकि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस रही है उसको वापस जिंदा जो किया है वो नवाज शरीफ साहब ने ही किया है, चाहे इसको कुछ भी समझा जाए। लेकिन आगे आप समझते हैं कि अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो मुस्लिम लीग नून को एक और दफा धचका पड़ सकता है? देखें, बिल्कुल अगर उन्होंने ये जिद अगर ठानी हुई है कि ये साथ ही चौथी दफा वजीर आजम बनेंगे, तो जाहिर है कानून तो है, तो एज पर लॉ तो मुश्किल होगा उनके लिए, तो जाहिर है सेटबैक हो सकता है। फिर मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी पंजाब में खास जगह पे ही हमें नजर आ रही है और इसके अलावा हमें नहीं लग रहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कहीं है, तो क्या ऐसा है सिलसिला? मैं ब्रेक के बाद ये क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगी, सवाल छोड़ के जा रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी अपने कदम जो है वो पहले की तरह जमा सकेगी, वैसे ही जैसे उनकी वालदा या नाना की सियासत रही है? एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब। ब्रेक से पहले आपसे क्वेश्चन करके गए थे पंजाब के हवाले से। पंजाब में पीपल्स पार्टी नजर नहीं आती, एक दौर था कि नजर आई और उसमें दो वजूहात थी, जितना हमने इसको थ्रोली उसको रीच किया है और खुद देखा है कि एक तो परफॉर्मेंस का भी मसला था, दूसरा उसमें जो नहीं रखना चाहते थे आपको, उन्होंने भी आपको निकाल दिया। आगे क्या समझते हैं कि पंजाब में क्या सूरत हाल होगी? देखें, पंजाब में परफॉर्मेंस का इशू नहीं था, पंजाब में इशू ये था उस वक्त, ये जो आपकी जो मीडिया की जो कुछ हाउसेस थे उनको टास्क दिया गया था पीपल्स पार्टी को पॉलिटिकली डैमेज करने का, ताकि पीटीआई के लिए जगह बनाई जाए, और वही मीडिया हाउसेस आज दोबारा पीटीआई के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे लिए तो कोई इशू नहीं, हम तो इस पूरे तमाशे को हंस खेल के हमने देखा है और बर्दाश्त भी किया है। तो पंजाब में हमारे रूट्स हैं, ये रूट्स खत्म होने वाले रूट्स नहीं है, ये रूट्स दोबारा जागेंगे, इनमें हम दोबारा जाएंगे। वही लोग हैं जिनको पीटीआई की में जहाज भर भर के भेजा जाता था, वो पीपल्स पार्टी के लोग थे, उनको तोड़ तोड़ के जबरदस्ती भेजा जाता था। आज वही लोग ना आईटीपी में जाने को तैयार हैं, और जो गए भी हैं वो वहां का रिस्पॉन्स देख के खुद बेजार आ चुके हैं कि वहां पे वो पब्लिक की जो अट्रैक्शन है वो उनको वहां पे हासिल नहीं है। देखिए, पब्लिक के बगैर आप कोई भी पॉलिटिशियन हो, वो जब ग्रास रूट में देखेगा कि अगर उस पार्टी का मैनिफेस्टो ही नहीं है, आईसीपी का क्या मैनिफेस्टो है मुझे आप बताएं। इस पार्टी का कोई मैनिफेस्टो है, ये पार्टी किस बेस पे सीटें लेगी पंजाब में? तो हमें पता है, हम ग्रास रूट की पॉलिटिक्स करते हैं इसी तरीके से। सर, उनका कोई मैनिफेस्टो तो नहीं है, लेकिन जिस पार्टी के साथ पाकिस्तान आ जाओ और इस्तेगाम में पाकिस्तान, आपको पता है कि वो जिस झंडे के तले खड़े होते हैं, तो वो आपको पीएचपी का भी हाल हमने देख लिया कि अल्टीमेटली पीएचपी भी एक जो बनी, उसके बाद फिर वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में फेल हुई और फिर उसको अल्टीमेटली जम किया गया एमपीएम में। तो यही होगा, आईपीपी या तो वापस पीटीआई में जम होगी या तो पीएमएलएन में जम होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो एक जो सोच है, जो पंजाब में पीएमएलएन के एंटी वोट है, वो वोट बैंक पीपल्स पार्टी का था, जिसको जबरदस्ती डाइवर्ट करके मीडिया के जरिए एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ। मुझे बताएं, 5 साल बोजदार ने जैसी तबाही फेरी है पंजाब में, उससे ज्यादा तबाही तो पीपल्स पार्टी ने, तो इतना नुकसान तो पीपल्स पार्टी ने कभी जिंदगी में नहीं पहुंचाया। बोजदार जैसे इनकॉम्पिटेंट लीडर को पंजाब में लोग भूल गए। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन इस आपकी बात का जवाब इतना दे दूं कि जितना उबजदार की बात आप कर रहे हैं
वो तो पूरी पीटीआई को लेके डूब गए, अब पंजाब की क्या बात कर रहे हैं, वो तो एक तो पूरी आप पार्टी देखें को ना, डूब गए। जी जी। जो बोलदार जैसे बंदे को पंजाब में 5 साल सीएमशिप चला ले, उसके होते हुए आज भी लोग कहते हैं कि नहीं पीटीआई शायद जो है ना वो ग्रास रूट में वोट बैंक नहीं है, पीटीआई का वोट बैंक। लोग बेजार आ चुके थे बोलदार जैसे शख्स की, और फराग होगी के जो किस्से निकले हैं, जो कसीदे निकले हैं, वो सुन के, और जो परफॉर्मेंस थी, जितनी बेकार परफॉर्मेंस थी पंजाब में, लोग तो बेजार आ चुके थे। तो मुझे याद है वो एक आपकी मुझे 1 मिनट दीजिएगा, ये जो एक आपको शायद याद होगा कि लाहौर मोटरवे पे जो एक किस्सा हुआ था, जो एक खातून के साथ एक असॉल्ट का हुआ था, उस पे वही पंजाब की खातून थी ना, उनके साथ जब हुआ तो बोजदार साहब ने क्या बोला और खान साहब ने क्या बोला कि वो जो विक्टिम थी उसकी गलती थी, विक्टिम ब्लेमिंग की। खान साहब ने क्या बोला कि वो उसकी गलती थी कि वो रात के वक्त मोटरवे में क्या कर रही थी। तो यही लोग भूले नहीं है, लोगों को याद है, पंजाब के लोगों को याद है। हम इंशाल्लाह केपीके में अपने जो जबरदस्त कैंपेन चला रहे हैं, जब पंजाब में आएंगे तो आप देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि फिर आप मुझे दोबारा शो में इनवाइट करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ठीक है, मेरे साथ ही रहेगा मुस्तफा अब्दुल्ला बलोचा, स्टूडियो में नदीम मौलवी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। नदीम मौलवी साहब, सवाल मुझे निगरान हुकूमत का आपसे करना था, लेकिन टॉपिक बड़ा अच्छा सामने आ गया। मैं चाहती हूँ कि लोगों के सामने भी क्लियर हो इस चीज़ का। जितने भी हमारे पास इस वक्त पोल आ रहे हैं, लोगों की इत्तलात आ रही हैं, बच्चा हम देखें तो वो कहते हैं जनाब साबिक चेयरमैन पीटीआई को आना चाहिए, पीटीआई को आना चाहिए। ये कितने रियलिस्टिक है? और फिर जो चीज़ें अभी मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब पंजाब के हवाले से, पुज़दार के हवाले से कर रहे हैं, और फिर एक और चीज़ फराग होगी साहिबा आ जाती हैं, फिर फवाद चौधरी साहब के बयानात आ जाते हैं, फिर हमें 9 मई आ जाता है, 6 मई आ जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि पीटीआई के पलड़े पे पड़ी हुई हैं और भारी हैं बहुत ज़्यादा, इस लिहाज से कि उनको सेटअप में कहीं नज़र नहीं आता। उसके बावजूद भी अवाम नहीं समझती कि उनको सीन से गायब करना चाहिए, उनकी गलतियाँ नहीं समझती, वो समझती है ये लोग ही ठीक है। क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, मैं एक मिसाल दूंगा। फेसबुक पे एक इंसान 5000 फ्रेंड्स जो है ना ऐड कर देता है, मगर जब उसी फ्रेंड के किसी भी रिश्तेदार की डेथ होती है या उसकी अपनी डेथ होती है तो 5 आदमी भी नहीं आते। सोशल मीडिया पे एक खातून लगाती है तो सब कहते हैं वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, मगर जब रियलिटी में देखा जाता है तो वो खुद परेशान होती है, मुझे तो कोई कह भी नहीं रहा है, मेरा रिश्ता भी नहीं आ रहा, और यहाँ पे रिश्तों की लाइन लग जाती है फेसबुक पे। तो ये जो सोशल मीडिया कैंपेन, हम अगर सियासी तौर पे भी कहें, जो वर्चुअल फ्रेंड्स या वर्चुअल रियलिटी जो है वो रियल रियलिटी से अलग है। अगर हम बात कर रहे हैं तो अब कारकर्दगी के ऊपर जो है ना लोग बात करेंगे। मौजूदा हुकूमत की जो आप बात कर रही हैं, अब लोग कह रहे हैं कि 70 सालों से ये अफगानिस्तान की स्मगलिंग लोगों को नजर नहीं आ रही थी, इतनी सियासतदानों को, उन्होंने क्यों नहीं रोका? क्या इतने सालों से, 7-8 सालों से किसी ने ये नहीं सोचा कि डॉलर को क्रैकडाउन करने के लिए, डॉलर को कंट्रोल करने के लिए? अब यहाँ पे लोग सोच रहे हैं, कई साल गुजर गए, किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई कोई एमओयू साइन करते हैं, खैरात क्यों ले, हम जाते हैं गल्फ में, कहते हैं आइए पैसे लगाएं, कोई 25 अरब डॉलर जो है यूएई लगा रहा है, 30 अरब डॉलर जो है 20 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया लगा रहा है, 10 कुवैत लगा रहा है। हम फ्री ट्रेड की तरफ जा रहे हैं गल्फ कंट्रीज के। इससे पहले हमने क्यों नहीं सोचा, आवाम कह रही है 70 सालों में, हमने क्यों ये नहीं सोचा कि हम ईरान के साथ तिजारत कर सकते हैं, चाइना के साथ कर सकते हैं, हम पे कोई रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, अभी अमेरिका का दौरा भी हो रहा है जी, बहुत खुल के नहीं बात कर रही। जो साबिक आर्मी चीफ भी करना चाह रहे थे, लेकिन जब उनको मौका मिला तो मेरा ख्याल है कि उनकी मुद्दत ही खत्म होने वाली थी। इस वक्त भी दौरा हो रहा है। हम क्यों ये IMF की किस्त के पीछे इतने परेशान होते हैं? हमारा मुल्क जो है, इकोनॉमी उसकी मजबूत है, हमारा मुल्क अगर चाहे तो हम अपनी पैसा पैदा कर सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ डॉलर नहीं है हमारे पास, इस वजह से हमें हमेशा रुलना पड़ता है? इसकी क्या साइकी है? मैं आपसे एक बिजनेस के, क्योंकि आप बिजनेस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे लिए इतना ज़रूरी है, क्या हम किसी और करेंसी में काम नहीं कर सकते? अगर ईरान के साथ हमें काम करना है और पाबंदियां हैं तो बार्डर सिस्टम नहीं हो सकता, या हम चाइना की करेंसी को यूज़ नहीं कर सकते? क्या ऐसी वजूहात हैं कि हमारे पास अगर डॉलर नहीं होगा तो हम तरक्की नहीं करेंगे? देखिए, ये सिर्फ हमारे मुल्क का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है, और इसी को बदलने के लिए तो तुर्की ने भी बॉयकॉट कर दिया था, रशिया, तुर्की, गल्फ कंट्रीज सब वर्क कर रहे हैं। और यही वजह है कि पिछले दिनों जो सेमिनार हुआ था जिसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक के लोग आए थे, और यही बात तय हो रही थी
कि जनाब क्यों ना हम एक करेंसी बनाएं जैसे कि यूरो ने बनाया हुआ है। तो बात यही हो रही थी कि हम तमाम मुल्क मिल के, जिसमें रशिया भी शामिल हो, पाकिस्तान भी हो, मुख्तलिफ ममालिक हो, और ये सारी मीटिंग जो है ये गल्फ कंट्री के अंदर तय हुआ था और वो इसी के ऊपर वर्क करे कि हमारे पास भी यूरो की तरह हम अपने जो रीजन है उसकी एक करेंसी बनाए। तो ये तो आइंदा आने वाले दिनों में पता लगेगा कि उसकी, क्योंकि जाहिर है इतना इजी नहीं होता, आपको भी पता है दुनिया भर की ट्रेड जो होती है न्यूयॉर्क से हो रही है। लेकिन सर इस बात को तो आप मानते हैं कि पाकिस्तान वो खित्ता है, इस वक्त जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से अब तक पाकिस्तान को डैमेज बहुत सारे लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन ना होने की वजूहत ये है कि हम गर्म पानी का वाहिद खित्ता है जहाँ पे हमारी ट्रेड हो रही है, पूरी दुनिया को हम लिंक कर रहे हैं, यहाँ पे कम से कम हमारा खित्ता लिंक कर रहा है इसको। तो सबके ही मफादात है ना, लेकिन उसके बावजूद भी हम अमेरिका मफाद के पीछे मरे जा रहे होते हैं। इसकी क्या वजूहत होती हैं? देखिए, दुनिया की सबसे दो बड़ी ताकतें हैं मईशत की, एक है अमेरिका और दूसरी है चीन। इस वक्त जंग चल रही है मईशत की, और ये जंग जो है दो मुल्कों के दरमियान है, अमेरिका और चीन, जो कि दो बड़ी ताकतें हैं। हम इन दोनों के रास्ते में हम एक ब्रिज बने हुए हैं। हम ये जो कारोबार जो हमारा जो सीपैक कह रहे हैं, या जो हम कह रहे हैं कि जी हमारा एक ब्रिज बन रहा है जो चीन से लेके पूरा यूरोप तक जाएगा, रशिया तक जाएगा, अफ्रीकन कंट्रीज तक जाएगा, तो हम बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल पोजीशन पे बैठे हैं। अब ये बात तय करना है कि अब हमारे यहाँ पे जाहिर है जब मुल्क तरक्की करेगा, जैसे कि दुबई आज से 50 साल पहले दुबई एक ऐसा जगह था जहां पे लोग जाते भी नहीं थे, मगर जब एक इंटरेस्ट डेवलप होता है तमाम दुनिया का, तो वो दुनिया के नक्शे के अंदर एक ऐसा मुल्क बन जाता है जहां हर इंसान की ख्वाहिश बन जाती है वहां रहना। तो यही आलम है पाकिस्तान की। इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा पोजीशन है, आप देखिए ना किस तरह से डैमेज किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे अलग कैंपेन होता है, कभी हमारे आर्म फोर्सेस के बारे में। इसका मतलब ये बातें तो बड़ी रेलिवेंट हो जाती हैं कि अगर कोई कहे कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट में जो पाक चीन ताल्लुकात हैं उनको डैमेज किया गया या इसी पैक को डैमेज किया गया, किसने किया ये अलग मसला है, लेकिन पीटीआई के दौर में डैमेज जरूर हुआ है सी पैक। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो वक्त कह रही है जिस वक्त को बाकायदा जो रास्ता था पाकिस्तान और चीन का तिजारत का रास्ता, उसको रोका गया था। अवाम को तो बाद में पता लगा था, तो ये क्यों रोका गया था, क्या वजूहात? मैं जो आपसे क्वेश्चन है ना वो यही तो है, जो दोनों जो सवालात है उसका लिंक ही है कि अवाम को तो नहीं पता कि क्या हो रहा है। अभी भी आप देखें तो जी सोशल मीडिया पोल्स बहुत आ रहे हैं, लोगों की हमें जो है वो जोशो वलवला बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन हकीकतें तो बहुत दूर है। करप्शन में भी हुई है 3 साल 7 महीने, जो है वो सीपैक को भी नुकसान पहुंचा है 3 साल 7 महीने। उसके बावजूद हम जो है किसी एक पार्टी के होने ना होने, या हम करप्शन की बात कर रहे हैं कि आगे इलेक्शन में करप्शन इसलिए हो रहा है कि हम किसी एक पार्टी को पीछे कर रहे हैं। पार्टी को पीछे करना तो बहरहाल हम तो इस हक में नहीं कि किसी पार्टी को पीछे किया जाए, लेकिन कुछ और वजूहात भी तो हैं जिसमें अगर कहें कि पाकिस्तान के आला हुक्काम इस पर तवज्जो दे रहे हैं कि किसी एक पार्टी को उन्होंने जो डिलीवर किया उसकी वजह से उनको पीछे किया जाए, परफॉर्मेंस नहीं दिखाई गई, तो ये भी तो अवाम को सोचना चाहिए। देखिए, पिछले कई सालों से पाकिस्तान के दो दुश्मन हैं, एक बॉर्डर के उस पार और एक मुल्क के अंदर जो चूहे घुसे हुए हैं, जो मुल्क के अंदर जो दुश्मन है, उन दोनों के साथ पाक फौज लड़ रही है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान का कोई भी दुनिया में ये नहीं कहता कि जनाब मईशत तबाह हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को बाकायदा सबक सिखाया। अब हम बात करेंगे जी हालात को किस तरह से क्रिएट किया जा रहा है, अवाम के मफाद में क्या है। हम सब बातें कर रहे हैं इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, डेमोक्रेसी इज वेरी गुड, मगर इलेक्शंस जो है हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस नुमाइंदे को लेके आ रहे हैं। क्या अवामी नुमाइंदा है? क्या अवाम के पैसे अवाम पे लगेंगे? क्योंकि ये जितने भी हुकूमत पैसे इकट्ठा करती है ये तो अवाम के पैसे होते हैं, तो अवाम के पैसे जब इकट्ठा हो रहे हैं तो अवाम पे लगने चाहिए। आज आप बात कर रहे हैं, हमने इतने सालों से किस्से कहानियां सुनी कि जी समंदर के पानी को मीठा बना देंगे, तो आज जो है चीन के साथ बाकायदा इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है और बाकायदा उसके साथ वर्किंग शुरू हो गई है। तो अब हम ये देख रहे हैं, ये 2018 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नारा था कि जी कराची के पानी को हम जो है मीठा बना देंगे, अभी तक तो मीठा नहीं बना है वो पानी। सिर्फ उनका नहीं, बहुत से लोगों का हमने देखा, पंजाब में मुख्तलिफ नारे होते हैं। पानी तो क्या ही आना था, कराची वालों के पास गैस भी चली गई, किसी के पास करोड़ों नौकरी का नारा, किसी के पास रोटी मकान का, पता नहीं हर चीज का नारे और लारे पंजाब में कहते हैं ना। मगर अब
अवाम कहती है जनाब बहुत, इनफ इज इनफ, इनफ इट्स इनफ। और कराची वालों के लिए, मैं मेरे खुद घर में जो है गैस मौजूद नहीं है इस वक्त, तकरीबन 10-15 दिन हो गए गैस नहीं आ रही है। बड़ी अचंभे की बात है कि कराची के पास पानी की तो कमी थी ही, अब गैस की भी कमी हो गई। बहरहाल आगे चलते हैं, चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। जहाँ तक पीटीआई की बात हुई और बहुत सारी चीज़ों को इसमें देखा गया क्या है क्या नहीं है। चेयरमैन पीटीआई के हवाले से खुद इंडिविजुअली, साबिक चेयरमैन पीटीआई के हवाले से इंडिविजुअली कहा जा सकता है कि खुद उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन उनकी टीम जो थी वो शायद इस काबिल नहीं थी कि चीज़ों को बेहतर बनाते। उनकी टीम में करप्शन भी आई और उनकी टीम को संभालना भी नहीं आया चीज़ों को। ये एक रेलिवेंट बात है जिसपे सोचना चाहिए हर किसी को कि अगर पीटीआई के साथ कुछ हुआ है तो कुछ उनकी अपनी गलतियां भी हैं, लेकिन ये जरूर है कि वो जिन हालात से इस वक्त गुजर रहे हैं, आगे अगर वो सियासी धारे में शामिल होंगे तो वो वाली गलतियां नहीं करेंगे जो शायद उन्होंने पहले की। सियासत, पहले ये कहा जाता था कि पीटीआई को सियासत करना नहीं आती, लेकिन अब हम समझते हैं कि आगे अगर पीटीआई आएगी तो उसको सियासत भी करना आ जाएगी और चीजें भी संभालना आ जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं पीपल्स पार्टी से मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, सिंध में अगर इलेक्शन होते हैं तो आपकी जो दूसरी पार्टीज हैं और कराची के जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो ये कहते हैं हमें सिंध गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, और अगर निगरान सेटअप भी है तो वो भी बाइस हुआ हुआ है आपके मामले में, ये वो लोग कह रहे हैं जो कि आपके खिलाफ अलायंस बना के बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ आप ही जो है वो, आपकी कुछ रिजर्वेशंस हैं निगरान हुकूमत सेटअप के हवाले से, और आप भी थोड़ी सी रिजर्वेशंस मरकज में रखते हैं कि शायद इलेक्शन फेयर ना हो। इस चीज को किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखें, सबसे पहले तो जो सियासी मुखालफिन जो सिंध में कह रहे हैं कि भाई हमारा आज भी असर रसूख है टेक्निकल गवर्नमेंट में, तो उनको बताते चलूं हमारे जितने भी डेवलपमेंट फंड से हमारे जितने भी काम जो हमने करवाने थे वो रुक गए हैं और वो चीजों को कंटिन्यू नहीं किया जा रहा। अगर वो किया जाता तो हमारे लिए शायद फायदेमंद था। तो ये इस चीज से क्लियर कट जाहिर होता है और सारा अमला चेंज हो चुका है, पुलिस से लेके एडमिनिस्ट्रेशन से लेके एवरीथिंग हैज बीन चेंज। तो ये बहुत ही गलत फहमी है अगर किसी के जहन में डाली जा रही है कि भाई आप ये जो इलेक्शंस हैं इसमें जो है वो पीपल्स पार्टी का असर रसूख सिंध में होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम इस पूरे कैटेगरी सिस्टम में जो भी है इसमें हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। जहां तक रही बात इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो हमें उम्मीद है कि इलेक्शन फेयर होंगे। हमारे एतराजात डीलिमिटेशन के हवाले से हैं जिस पे हमारी कायदीन जो है वो लीडरशिप भी रुजू कर रही है उनसे इलेक्शन कमीशन से, और आई होप कि इस पे इलेक्शन कमीशन कोई मुस्बत फैसला देगा जो रिजर्वेशन थी उनको दूर करेगा, जिसमें कुछ मैंने सुना साद रफीक साहब की भी जो पीएमएलएन की तरफ से उन्होंने भी रिजर्वेशन दी है डीलिमिटेशन के हवाले से। तो ये तो होगी डीलिमिटेशन की बात। जहां तक बात रही देखें पार्टी के अंदर जो नज़्म व ज़ब्त होता है वो मेरे ख्याल में लीडरशिप की तरफ से ही दिया जाता है। पीपल्स पार्टी के अंदर जब भी बुरा वक्त आया है हमारे 2 लीडर्स को शहीद किया गया, लेकिन पार्टी ने कभी भी कानून हाथ में नहीं उठाया। हमने जो हमारे लीडरशिप में जरदारी साहब ने या जब इवन भुट्टो साहब की शहादत के बाद मोहतरमा ने जिस तरह पार्टी को लीड किया, तो वो मेरे ख्याल में उसकी आज भी जो नाकिदीन है, जो क्रिटिक्स हैं, वो भी तारीफ करते हैं। तो हम उस पर ज्यादा नहीं जाते, लेकिन खैर पीटीआई को ये देखना चाहिए था कि आज जो एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोग छोड़ रहे हैं, ये वो लोग थे जो खान साहब के लिए, अली जैदी साहब के जो स्टेटमेंट हमने सुने, जो अरशद उमर, मैं क्या क्या नाम लूं, मैं किन लोगों के नाम लूं जिन्होंने बड़े बड़े दावे करते थे, जो टीवी पे आकर 24 घंटे। सर मुझे तो लगता है पीटीआई के डूबने की वजह जो है वो लोग, वो वर्कर्स हैं जो आपको छोड़ के गए थे। देखें बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उनके डूबने की वजह यह भी है कि वहां के जो खान साहब की जो चॉइस थी ना, चॉइस ऑफ लीडर्स जो उन्होंने अपने नीचे बनाया वो ठीक नहीं था। वो उन्होंने अपने खुशामदियों को आगे किया और शायद जो उनके जेन्युइन लोग थे। अच्छा सर, पीटीआई को छोड़ देते हैं क्योंकि प्रोग्राम आपने आखिरी मराइल में, मैं चाहती हूँ कि इस पर तफसीली आपका जो है वो मौक़िफ़ आए। अभी आप केपीके की बात कर रहे थे, मैं खुद ये बात प्रोग्राम के इंट्रोडक्टरी पार्ट में कर चुकी हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो वाहिद लीडर हैं जो इस वक्त इलेक्शन के मामला में आपको ग्राउंड में नजर आ रहे हैं, वो भी केपीके जैसी जगह पे जहाँ पे बड़े सिक्योरिटी के इशूज होते हैं, और उनके साथ तो और ज्यादा हैं सिक्योरिटी के इशूज, उसके बावजूद भी वो कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके वाले साहब ने ये भी बात करते हैं, जनाब मैं असल पार्टी जो है वो पार्टी मेरी है, अगर पार्लियामेंट में जाना है तो उनकी पार्टी को जाना है और वही टिकट देने वाले हैं। तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक्टिविटीज फिर जीरो हो जाती हैं? हालांकि वो तो बड़े एक्टिव हैं, वही ग्राउंड में हैं, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अंदर जो चीज आई है वो अपनी वालिदा और नाना की तरफ से भी आई है, वालिद साहब की भी सियासत है। तो इसको बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कैंपेन बिल्कुल एक तरफ हो जाती है, वो अपने तौर से काम कर रहे हैं जबकि पार्टी मौक़िफ़ कुछ और है। ऐसा कुछ है सर? देखिए, ये जो इंटरव्यू जो हामिद मीर साहब का था उस पर ये बात जो हुई, इसको काफी हद तक मीडिया ने
मीडिया की तरफ से ट्विस्ट किया गया और उसकी ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो जाहिर है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट जरदारी साहब हैं, तो टिकट तो नेचुरली उन्होंने ही साइन करना है, सिग्नेटरी अथॉरिटी वही है, लेकिन अल्टीमेटली पार्टी के जो चेयरमैन है वो तो बिलावल साहब हैं जो पार्टी लीड कर रहे हैं। और इसमें सर वो 3P वाले चेयरमैन है ना, लॉजिकल बात को थोड़ा सा सियासी रंग दिया गया। और अगर ऐसी बात होती तो बिलावल साहब और जरदारी साहब जो जलसे पे क्वेटा में गए वो साथ थे, इकट्ठे थे, और उन्होंने अपनी सर से जो बलोची रिवायत होती है एज अ बलोच, उन्होंने अपनी जो पगड़ी थी वो उतार के बिलावल साहब को पहनाई, तो वो विच शोज के ही इज गिविंग द लेगेसी। हमारे बलोचों में ये रिवायत होती है, जब आप किसी को अपने औलाद को ये पगड़ी देते हैं तो आप आगे लेगेसी दे देते हैं। तो ये चीज एविडेंट है, समझने वाले समझ जाते हैं, लेकिन ये क्योंकि मीडिया में एक कुछ और मिला नहीं उनको, तो उन्होंने अच्छा ऐसा तो नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब वो वाली पीपल्स पार्टी को वापस से जिंदा करना चाह रहे हैं जो उनकी वालदा की या नाना की सियासत थी, और ये वाली पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़ रहे हैं जो कि इस वक्त मफाहिमत की सियासत करती है और ज्यादा ग्राउंड पे इस तरह से नहीं आती जिस तरह से मुजाहिमत हो या ऐसे बयानिए ना लेके आए। आपको ऐसा लगता है कि क्या ऐसा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है? देखिए बात ये कि जाहिर है बिलावल साहब को देख के लोगों को भुट्टो साहब की और मोहतरमा की एक वो रिफ्लेक्शन दिखती है, नजर आती है, और बिलावल साहब भी उन्हीं की तरह जज्बात रखते हैं, लेकिन सियासत और जो आज के हालात हैं उनमें जाहिर है हमें सब्र और तहम्मुल का भी मुजाहरा करना पड़ेगा, और हमें मैच्योरिटी के साथ भी, जिस तरह बिलावल साहब भी आप देख रहे हैं कि वो जरदारी साहब के हर बयान को, हर स्टेटमेंट को अपने साथ कनेक्ट करके चल रहे हैं, और वो उनका मकसद जो था सीनियर पॉलिटिशियन के हवाले से, वो इस हवाले से जरदारी साहब ने अभी तक दावा नहीं किया कि वो कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं। जरदारी साहब ने आपके के साथ ये नहीं कहा कि भाई मैं, खैर वो तो कहीं गए नहीं थे, वो तो यहीं पे थे, लेकिन उन्होंने कोई स्टेटमेंट हमारी पार्टी की तरफ से नहीं आया कि चौथी बार जो है ना फलाना वजीर आजम होगा या तीसरी बार जो है ना हमारा वजीर आजम होगा। हमने तो अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये स्टेटमेंट नून लीग की तरफ से आ रहे थे, वो भी नवाज शरीफ साहब के हवाले से। तो बिलावल साहब का ये मौकफ था कि अब जो है वो मेरे ख्याल में बेहतर भी होगा, जो हालात हैं कि कमान जो है वो नौजवान क़यादत को दे दी जाए। लेकिन सर वो तो ये कहते हैं कि मैं वजीर आजम होऊंगा अगली दफा का, और आप भी कहते हैं कि इंशाल्लाह वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप लोगों को भी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि 16 माह में एज अ फॉरेन मिनिस्टर तो उन्होंने वो काम किया, नो डाउट में किसी ने नहीं किया। आफ्टर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जो अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर आया है जिसने कोई डिलीवर किया है वो बिलावल साहब है, इस कम मुद्दत में और इस मुश्किल हालत में। जो खान साहब तबाही फेर के गए थे, जो ताल्लुकात खराब करके गए थे दुनिया जहां से, उन ताल्लुकात को, उस गैप को फिल करने में बिलावल साहब ने अपना रोल किरदार अदा किया है, और वो आज यही कहते हैं कि आप मुझसे 16 माह का पूछें, क्योंकि इस सियासत में रह के आज के दौर में किसी का जो कहे ना, देखें हाथ साफ होना ये बहुत बड़ी बात होती है। बिलावल साहब 19 ईयर्स की एज से वो पार्टी के चेयरमैन है, और सिंध में 15 साल से हुकूमत है, वफाक में हुकूमत रही है, लेकिन बिलावल साहब पे कोई कभी एलिगेशन नहीं है। दैट मीन्स ही इज क्लीन और ही इज एलिजिबल फॉर द प्रीमियरशिप, और वो एज अ फॉरेन मिनिस्टर भी उन्होंने अपने एक्सपेंसेस पे ट्रैवल किया, उन्होंने कभी भी हुकूमत के, सरकार के पैसे से ट्रैवल नहीं किया है। तो आप मतलब क्रेडिट्स पे हम बात कर रहे हैं, हम इस जज्बाती स्टेटमेंट नहीं दे रहे एज ए पार्टी, हम ये नहीं कह रहे कि भाई हमारे चेयरमैन है तो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, हम कह रहे हैं कि मेरिट तो यही उतर रहे हैं। आप अगर मियां साहब को अगर लाते हैं तो मुझे जहां तक लगता है ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि उनके फिर झगड़े होना है, 3 साल बाद उनको फिर क्लैश होना है, कहीं ना कहीं किसी न किसी इशू पे वो फिर पाकिस्तान को उसी दो राह पे लेके आएंगे कि फिर पाकिस्तान जो है वो एक अनार्की की तरफ पुराना खासा ना चला जाए। तो हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी हमेशा से रही है ये कि इंतशार ना हो, स्टेबिलिटी हो, आप मिलकर चलें, सारे इदारे मिलकर चलें, सब अपने अपने उसमें जो उनके डायमेंशन उसमें रह के, लेकिन कलेक्टिव काम करें। हमारा क्लैश कभी नहीं रहा इदारों से, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे वोट्स को चोरी किया गया, चाहे वो कराची हो, चाहे वो बाकी, जैसे मेरे वाले साहब के साथ 2008 में 60,000 वोट लेने के बावजूद उनको हराया गया और 65,000 को एमपीएम को विक्ट्री दे दी गई, तो हमने तो वो तब भी बर्दाश्त। ठीक है मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, आपका मौकफ आ गया है। मेरे साथ नदीम बाकी मौलवी साहब भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। नदीम बाकी मौलवी साहब, स्पेशली सिंध की सियासत पे आपसे आखिर में कमेंट लेना चाहूंगी कि सिंध की सियासत में आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी कितनी स्ट्रांग है और आपको फेडरल में किस हद तक स्ट्रांग नजर आ रही है इस वक्त? देखें, सिंध की अगर हम हुकूमत की बात करें, बहुत ही मिक्स्ड हुकूमत आएगी, क्योंकि कुछ सीटें एमक्यूएम लेंगी, कुछ जमात इस्लामी लेंगी, कुछ जीडीए लेंगी, पीपल्स पार्टी लेंगी। अब वो दौर ख़त्म हो गया। मैं अगेन बता दूं, जो एक पार्टी हमेशा ज़्यादा छा जाती थी, अब ना सिंध में ऐसा होगा ना पंजाब में होगा, क्योंकि अब मुख्तलिफ लोगों में
उनकी जो सोच है वो बदल चुकी है। अगर हम पंजाब की बात करेंगे तो लोग ये कहेंगे जनाब जो मोटरवे थे वो किसने बनाए, रिंग रोड किसने बनाया, लाहौर को किसने बनाया, फिर उसके बाद हम आएंगे कि जनाब शौकत खानम किसने बनाया, फिर वो बात करेंगे जनाब बीबी की बात करेंगे कि बीबी शहीद की जो वालिद साहब थे वो जुल्फकार अली भुट्टो ने जिन्होंने चित्राल में काम किया, हुंजा में काम किया, उनके क्रेडिट्स होंगे। तो जो जिन लोगों ने जिस हिसाब से काम किया है वो क्रेडिट्स आएंगे। और मैं कहता हूं कि जो याद रह जाएगी ना अवाम को हमेशा के लिए, वो ये मौजूदा हुकूमत जो टेम्पररी हुकूमत है, जिन्होंने 9-11 महीने 10 महीने इंतजार नहीं किया, बल्कि कुछ माह में आप देखें ना जो चीन के साथ पानी का मुआहदा, पानी का मसला था कराची वालों को, फिर उसके बाद जो मसले मसाइल जो इतने भी हमारे जो बनते चले आ रहे थे, अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, माइनिंग की तरफ जो है वहां पे लोगों को इन्वेस्टर्स को लेके आना, यूएई की इन्वेस्टमेंट्स लाना, फिर उसी तरह से देखें ये सेंटिमेंट्स जो है ना डेवलप होते गए और इसकी यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अभी निगरान सेटअप था इसने भी बड़ा काम किया है और मैं कहता हूं ऐसा मिसाल कर दिया। मैं चाहता हूं कि आइंदा जो भी हुकूमत आए इनसे बेहतर कारकर्दगी करे, क्योंकि आज तक पाकिस्तान में जो भी आया वो कहता हम मजबूर थे, पिछली हुकूमत की वजह से हम मसले में फंसे। ठीक है जनाब, आपका मौक़िफ़ आ गया। नदीम बाकी मौलवी साहब मेरे साथ मौजूद थे और मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे। मसला ये है कि बड़ी हंसी भी आती है इस बात पे कि चना बो के अगर आप उम्मीद रखते हैं कि चावल उग जाएगा तो ये आपकी बदबख्ती है कि आप ये सोचें कि जनाब अपनी नस्ल को आप क्या दे रहे हैं। फिलहाल जो सेटअप है हम ये मानते हैं कि चूचू का मुरब्बा जरूर आगे बनना है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है, अगर वाकई आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो 2/3 मेजोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आगे भी इलेक्शन कमीशन को ऐसे कोई रूल्स बनाने चाहिए कि जिसमें पार्टी बनाना ही बड़ा मुश्किल हो। हमारा तो मसला ये है कि इंतखाबात से 2 हफ्ते पहले भी पार्टी बन जाती है और वोट डिवाइड हो जाते हैं। अब वोट डिवाइड नहीं होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान को आपको तरक्की के रास्ते पे डालना है वाकई, तो ये वाला रूल के अचानक से किसी पार्टी को क्रिएट कर दिया जाए, ये गलत है। 2/3 मेजोरिटी ही वाहिद हल है, जमहूरियत ही वाहिद हल है। दुआ वो ये जो हमेशा होती है मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।